हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ वेक्टर्स के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर निकालते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो है वेक्टर के टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो है इक्वल वेक्टर्स। पहला टाइप क्या है हमारा? इक्वल वेक्टर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? समान सदिश बोलते हैं। दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके मापांक तथा दिशाएं सेम है। मतलब उसने क्या बोला है कि दोनों जितने भी सदिश हैं, मैं मान लेता हूं कि दो सदिश यहाँ पर a है और b है वेक्टर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसमें डेफिनेशन क्या बोली है? दोनों सदिश या फिर दो सदिश समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके मापांक तथा दिशाएं सेम हो। मतलब उनकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम कि यहाँ पर डायरेक्शन एंड मॉड्यूलस अगर सेम होता है, दोनों का इक्वल होता है, जैसे कि डायरेक्शन इज इक्वल टू मॉड्यूलस होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। सिंपली अगर एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं मान लेता हूँ कि ये डायरेक्शन है a की और यही डायरेक्शन है b की, ठीक है। ये a हो गया और ये b हो गया। दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर मैंने क्या बता दी? सेम है, ठीक है। तो दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है एंड सेकंड चीज क्या कि a मॉड्यूलस इज इक्वल टू b मॉड्यूलस, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों का मान वहां पर मापांक क्या है? अगर बराबर है, समान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पॉइंट पर। एक इसमें और कांसेप्ट बेस्ड पॉइंट दिया हुआ है कि यदि किसी सदिश को उसके समांतर विस्थापित कर दिया जाए तो सदिश में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी हम सेकंड चलते हैं। इक्वल वेक्टर्स हमने समझ लिया, अब हम सेकंड समझ रहे हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पर हो गया नेगेटिव वेक्टर्स एंड इसी के साथ मैं आपको पॉजिटिव वेक्टर्स भी बता दूंगा। उन सदिशों को ऋण सदिश अथवा विपरीत सदिश कहते हैं जिनके मापांक समान हो किंतु दिशाएं विपरीत हो। तो हमने यहाँ पर देखा पॉजिटिव जितने वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम डायरेक्शन वाले। मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि नेगेटिव वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनके मापांक बराबर हो लेकिन दिशा उनकी क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी नेगेटिव वेक्टर्स में, अगर हम देखेंगे तो a वेक्टर बराबर b होगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन a की डायरेक्शन अगर ये है, तो b की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। मतलब जो डायरेक्शन a की है वैसी डायरेक्शन b की नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। इसी को नेगेटिव वेक्टर को ही हम अपोजिट वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस यहाँ पर क्या होती है? अपोजिट होती है। तो इसको हम अपोजिट वेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर को ही हम अपोजिट वेक्टर या फिर विपरीत सदिश बोल सकते हैं। थर्ड देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर काफी सिंपल है, देखते हैं क्या होता है। पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो किसी ओरिजिन से लिया गया पॉइंट ही हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जो कि पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। मैं मान लेता हूं जैसे कि हमने पहले ग्राफ्स पढ़े, उसका ओरिजिन कहां से होता है? यहां से होता है, ठीक है। तो अगर मैं ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच की दूरी निकालता हूं, किसी पॉइंट को अगर मैं दर्शाता हूं वहां से, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? यहां पर पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है अंतरिक्ष में किसी कण की स्थिति तथा निर्धारण एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष सुविधाजनक होता है। इस निश्चित बिंदु को मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने क्या बोला? पोजीशन वेक्टर में क्या होता है कि पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या देखते हैं? यहाँ पर पोजीशन निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कोई चौराहा है, ठीक है, यहाँ पर बीच में कोई चौराहा है। अब स्क्वायर है ये, यहाँ से इधर जाते हैं तो क्या आ जाता है? टेम्पल आ जाता है, ठीक है। इधर जाते हैं तो क्या आ जाता है? टेम्पल।
इधर जाते हैं तो स्कूल आ जाता है, ठीक है, इधर जाते हैं तो क्या आ जाता है, स्कूल आ जाता है। अब यही दो जगह, इधर गार्डन है, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर गार्डन है। अब कहीं भी अगर मैं यहाँ से कोई इंसान जाएगा तो उसे क्या बताया जाएगा, अगर मैं टेम्पल का लोकेशन बताऊंगा तो कहाँ से बताऊंगा, स्क्वायर से आप राइट ले लेना तो क्या आएगा, वहां पर टेम्पल आएगा। इसी तरीके से हम हमेशा एक ओरिजिन मानते हैं और इसी के सापेक्ष हम दूसरे बिंदु की दूरी या फिर उसकी पोजीशन का पता लगाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश या फिर पोजीशन वेक्टर। आप हमेशा पोजीशन वेक्टर ओ से देखने वाले हो क्योंकि हम ओरिजिन पॉइंट को हमेशा ओ मानते हैं, ठीक है। तो ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जैसे कि अभी मैंने बताया था, मान लो एक लाइन है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ए और बी, इसका जो अगर मैं डिस्टेंस देखूंगा तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात करता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर निकालूंगा तो ओ से ए और ओ से बी, ठीक है, ये क्या होंगे, इसके पोजीशन वेक्टर होंगे, ओ बी माइनस हो गए। ये फर्दर हम आगे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट शो करता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका था डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, तो वही वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में बोला क्या है कि अतः दिए गए समय अंतराल में किसी गतिमान कण की प्रारंभिक स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मिलाने से प्राप्त सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसा सिंपल सा पॉइंट बना देता हूँ कि मैं यहाँ से इधर गया, अब अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो भी लाइन इसको शो करेगी तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो भी वेक्टर इसको रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन को, इस पर्टिकुलर लाइन को जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। इसमें दिया ही हुआ है, मैंने आपको बताया था कि प्रदर्शित करने वाले बिंदु से अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु, मतलब प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, यहाँ, और अंतिम क्या हो गया, यहाँ। इसको जोड़ने वाली जो भी वेक्टर की लाइन होगी, जो भी सदिश की रेखा होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। इसके बाद जो हम आगे इंपॉर्टेंट वेक्टर पढ़ने वाले हैं वो है यहाँ पर इसके बाद सिंपल से दिए हुए हैं पोलर वेक्टर, समतलीय वेक्टर मतलब कोप्लेनर वेक्टर। तो इनकी सब डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम पोलर वेक्टर की बात करते हैं, ध्रुवीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा क्रिया बिंदु नियत होता है। मतलब जिसका भी अगर हम प्रारंभिक बिंदु जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और दूसरा बिंदु वो क्या है, दोनों फिक्स है। जैसे कि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं इसे भी हम क्या बोल सकते हैं, पोलर वेक्टर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों क्या है, यहाँ पर निश्चित है, मतलब फिक्स है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय वेक्टर, सॉरी पोलर वेक्टर। आगे बढ़ते हैं एक्सियल वेक्टर। अक्षीय सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती हस्तपेंच नियमानुसार घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। क्या बोला है उसने, यहाँ पर एक्सिस को रिप्रेजेंट जो भी वेक्टर करता है, एक्सिस को मैं आगे भी इसके बारे में बताने वाला हूँ, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, उस तरीके से एक्सियल वेक्टर हम पढ़ेंगे। तो आगे मैं इसको डिफाइन करूंगा, अभी केवल आप ऐसा समझ लीजिए कि एक्सियल वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जो कि एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर बोलना चाहूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट की ये वाली एक्सिस है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाला है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर लाइन की एक्सिस को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर्स को, उन सदिशों को हम क्या बोलते हैं, अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। कोप्लेनर, तो उन सदिशों को समतलीय सदिश कहते हैं जो एक ही तल में कार्य करते हैं, मतलब एक ही प्लेन में लगने वाले सारे वेक्टर्स को मैं क्या बोलूंगा, कोप्लेनर वेक्टर। कोलिनियर, तो एक ही लाइन में लगने वाले, एक ही समांतर लाइन में लगने वाले जितने भी वेक्टर्स होंगे, जितने भी सदिश होंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर।
यहाँ पर दिया हुआ है कोई इनिशियल वेक्टर, कोई इनिशियल उन सदिशों को प्रारंभिक सदिश कहते हैं जिनके प्रारंभिक बिंदु समान होते हैं। तो यहाँ पर वो इनिशियल भी आपको समझ में आ जाएगा। किसी एक बिंदु से अगर बहुत सारे वेक्टर निकलते हैं तो उसे मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर को इनिशियल, मतलब सबके जो इनिशियल पॉइंट थे वो क्या थे यहाँ पर सेम थे, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है को इनिशियल वेक्टर। फ्री वेक्टर बोला गया है मुक्त सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी स्थिति अथवा क्रिया रेख नियत नहीं होती, मतलब वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, किस तरीके से मूव करने वाला है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सब पहले से निश्चित नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। उस टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलेंगे फ्री वेक्टर। इसका यूज हम आगे नहीं करने वाले हैं। आगे स्थानगत लोकलाइज्ड वेक्टर, स्थानगत सदिश उस सदिश को कहते हैं जिसकी क्रिया रेखा या स्थिति नियत होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फ्री वेक्टर से जस्ट अपोजिट क्या होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है, फ्री एक तरीके से, उसका कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है, ना उसकी क्रिया रेखा और ना ही उसकी स्थिति, पोजीशन उसकी फिक्स नहीं होती। वैसे ही अगर हम लोकलाइज्ड वेक्टर की बात करते हैं तो उसकी पोजीशन फिक्स होती है। लास्ट में दिया गया यूनिट वेक्टर उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होता है, इसे एकक सदिश भी कहा जाता है। तो सिंपली लास्ट वाला यूनिट वेक्टर हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली जिसका मापांक क्या हो, इकाई हो, मतलब अगर मैं ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलता हूं तो उसका मॉड्यूलस किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अगर मैं बी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बोलता हूं तो उसका मापांक किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार के सदिश को क्या बोला जाता है, एकांक सदिश बोला जाता है, या फिर इसी टाइप के वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। कल मैं आपको वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बताऊंगा। इनमें क्या क्या हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस पुट कर सकते हैं, क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।